Okay, so we were doing life processes, people are okay, and we had covered some aspects of life processes. तो हमने देखो डाइजेस्टेड फूड का पासेज देखा है, ठीक है, हाउ इज बेसिकली डाइजेस्टेड फूड पासिंग थ्रू द एंटायर एलिमेंट्री कैंडल. सो नाउ द डाइजेस्टेड फूड पासेस डाउन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन से भाई साहब गुजरेगा, ठीक है, ओके. So this is the entire small intestine. Small intestine in length is more than the large intestine. However, in diameter it is smaller. That's the reason it appears to be smaller. ऐसा लगता है कि भाई साहब पूरे ढांचे में लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को घेर कर है, ठीक है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन इज मच स्मॉलर इन लेंथ देन द स्मॉलर इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन हैज लेसर डायमीटर बिकॉज ऑफ विच इट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ओके. सो दिस इज द देखो ये आपका डाइजेस्टेड फूड बेसिकली पास हो रहा है, दिस इज पासिंग एंड दिस विल फाइनली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई. आपने ये डोर मैट्स देखे रहेंगे, ठीक है. डोर मैट्स में अगर भाई साहब ये डोर मैट्स देखते हैं हम, ठीक है, तो ऐसा एक भाई साहब ये फ्लैट होता है, ठीक है, और इसमें ऐसे ऐसे देखो ऐसे ऐसे ऐसा रहता है प्रॉपर जो डोर मैट्स होते हैं, ठीक है. वाई इज इट लाइक दिस, ठीक है. सो ये डोर मैट्स में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों होते हैं? जब आप अपने जूते को घिसते हैं इसमें, ठीक है, तो आपके जूतों के पार्टिकल्स, जूतों में जो गंदगी है वो इसमें फंस जाएगा, ठीक है. तो इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन, मतलब आपका जो जूतों में जो गंदगी है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा इधर, ठीक है. दैट इज हाउ इट इज, ठीक है. तो हमारे इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं. व्हाई? बिकॉज नाउ इट नीड्स टू बी अब्जॉर्ब. ये जो कंटेंट है ये अब्जॉर्ब होना जरूरी है इसका, ठीक है. इट नीड्स टू बी अब्जॉर्ब. So there are finger-like projections like villi. This is through the entire small intestine, and as and when basically food passes through here, these will absorb. आपका जितना ऐसे finger-like projections होंगे, they will increase the absorption power from the food. ठीक है? Villi absorb the digested food. ठीक है? The villi are richly supplied with blood vessels. अभी इस villi में क्या होगा? These villi they will be connected to blood vessels. ठीक है, ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड है. ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज वगैरह जो भी होंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज ब्लड वेसल्स इसमें भाई साहब ट्रांसफर हो जाएगा. जो न्यूट्रिएंट्स है ये डायरेक्टली आपके ब्लड में आ जाएगा, ठीक है. देखो ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दो चीजें होती हैं, और तीसरी चीज है आपकी हार्मोन्स, ठीक है. ये तीनों चीजें होती हैं, ठीक है. हार्मोन्स तो आफ्टर अ सर्टेन एज डिस्चार्ज होती हैं, दीज आर इन थ्रू डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है. लेकिन जो ब्लड में आपका मेन चीजें हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन, ये कहाँ से आता है? दिस कम्स फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द एयर वी ब्रीद इन. तो वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है. हमारा हार्ट बेसिकली क्या करता है, ब्लड को पंप करता है कहाँ पे? लंग्स में, एज वेल एज टू द एंटायर बॉडी, ठीक है. लंग्स में जाता है, वहाँ पे क्या ऐड होता है? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन के साथ फूड ऐड होना चाहिए. फूड कहाँ पे ऐड होगा? देखो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह के जो विलाई प्रोजेक्शंस होते हैं, ये क्या करेंगे? फूड को भाई साहब अब्जॉर्ब करेंगे. अब्जॉर्ब करेंगे तो यही फूड इसके अंदर चला जाएगा और ये ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है. सो दीज आर नोन एज ब्लड वेसल्स. द अब्जॉर्ब फूड इज टेकन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी. ये जो फूड है भाई साहब, देखिए फूड का ऑक्सीडेशन होगा तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा. रेस्पिरेशन का तो यही साइकिल बोलता है ना. C6H12O6 जो होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, ग्लूकोज जो है C6H12O6, ये भाई साहब इसका बर्निंग होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन में लिया हुआ है. तो ये फॉर्म करेगा क्या बोलो? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हाई अमाउंट ऑफ ATP एज एनर्जी. ठीक, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ये बेसिकली एनर्जी है, ठीक है. क्लियर है? ओके ओके ओके. सो ये देखिए दीज आर गोइंग टू गेट अब्जॉर्ब, ठीक है. तो हमारे ब्लड में ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, ये सेल्स में चले जाएंगे, ठीक है. नाउ द अनअब्जॉर्ब फूड, तो आपका भाई साहब फूड अब्जॉर्ब हुआ है तो देयर इज सम अमाउंट विच इज नॉट अब्जॉर्ब, व्हेन विच शुड नॉट बी अब्जॉर्ब. कोई टॉक्सिक मटेरियल है या कोई हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है जिस चीज की, ठीक है, वो अब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है. इट पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. ये भाई साहब कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है. दिस इज गोइंग टू पास इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. सो द अनअब्जॉर्ब फूड नाउ पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शंस.
ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बट इट डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शंस। ये सिर्फ एक फंक्शन करता है कि आपके जो अनअब्जॉर्ब पार्ट में से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि आपका बॉडी वाटर लॉस ना करे। ठीक है, आपकी बॉडी से अगर वाटर लॉस होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट इज व्हाट इट डज। ठीक है, सो लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन, इट इज बेसिकली 1.5 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, इट हैज विलाई दैट अब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स। तो ये जो विलाई होते हैं यहाँ पे, ये क्या करेंगे, दे विल अब्जॉर्ब दीज विलाई आर व्हाट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, the same that we have in small intestine, we will have the same amount of villi in large intestine as well, but here the function is of the villi is to absorb water and salts, क्योंकि हम aquatic animals नहीं हैं। ठीक है, वी आर इन scarcity of water। हमारे बॉडी में भाई साहब सारे प्रोसेसेस के चलने के लिए वाटर रिटेंशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू बी रिटेन, सो दिस वाटर इज बेसिकली रिटेन। इट हैज़ विलाई दैट अब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट्स। तो जितने भी हमारे विलाई है इसमें से मतलब हमारा वाटर या सॉल्ट्स का लॉस ना हो जाए। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ लॉट। रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस। तो बेसिकली वी रिलीज द वेस्ट, ठीक है, थ्रू द एनस फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, द एग्जिट इज रेगुलेटेड बाय द मसल कॉल्ड एनल स्फिंक्टर। ठीक है, जब भी एक हमारे अलग अलग जगहों से मूवमेंट हो रही है तो दिस इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है, ये स्फिंक्टर मसल्स मतलब बहुत कंट्रोल्ड वे में डिस्चार्ज करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, आपने फूड को खाया, टपक से वो स्टमक में नहीं चला जाएगा भाई साहब, वो ऑइसोफेगस से धीरे 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 नीचे उतरेगा। ठीक है, कभी कभी उल्टियाँ होती हैं, क्यों होती हैं भाई साहब? क्योंकि आपके स्टमक में जगह नहीं है, कोई गैस उस रहेगा, वॉल्यूम बढ़ गया है, इसीलिए भाई साहब उल्टी हो रही है। तो आपके फूड खाने के बाद कुछ देर बाद, लेट्स से यू आर प्यूकिंग, the reason why you are puking is because there is not enough of space for whatever reasons. Maybe your stomach is upset, or you have basically taken too much of food. Now there is no space, so it stays in the esophagus and then you have to puke it out. तो आपके फूड का जो मूवमेंट होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड इट्स अब्जॉर्प्शन एज वेल टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। और एक चैनल से दूसरे में जब आप जा रहा है फूड, ऑइसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से भाई साहब इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से भाई साहब लार्ज इंटेस्टाइन में, सो एवरी मूवमेंट इज बेसिकली controlled by sphincter muscles. These sphincter muscles will open up and then it will pass. So it will see whether the food is ready to pass on to the next level, to be acted upon by the next set of enzymes or whatever they are. ठीक है, clear है? So the exit through the anal is regulated by the anal sphincter. ठीक है, this is regulated by the anal sphincter. Thank you हो गया भाई साहब। तुम्हारा कितने ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये तो हमने भाई साहब एनिमल्स का देखा। ठीक है, हमने ह्यूमन बींग्स का ही कंसिडर किया है, बट मोर और लेस दूसरे एनिमल्स में भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से हो रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमने देखा भाई साहब अमोइबा में एक तरीके से इनटेक ऑफ फूड हो रहा है एंड दूसरे तरह से डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, ओके, सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो नीड food for growth and energy. Green plants synthesize their food by the process of photosynthesis, not something new to us. ठीक है, they produce basically. ठीक है, so obviously green plants in the presence of sunlight and chlorophyll, they take in carbon dioxide through the atmosphere and water through the roots, and they will basically produce, ठीक है, glucose. ठीक है, convert it into carbohydrates, that is glucose, by a process. This process is known as photosynthesis. Excess glucose in them is stored in the form of starch. ये आपके starch के हिसाब से स्टोर होता है। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गेटिंग, अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन देखें, ठीक है, हाउ दिस एग्जैक्टली इज हैपनिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटरिंग इन द प्लांट्स through stomatal openings. So these are basically stomatal openings. They will be operation only during the day. ठीक है, तो आपका ये stomatal openings खुलते हैं and carbon dioxide from the atmosphere enters and obviously roots तो water ले ही रहे हैं। ठीक है, so this is basically carbon dioxide, how it enters the leaves. ठीक है, carbon dioxide enters the leaves through tiny pores present on the surface of leaves and these are known as stomata. ठीक है, these are known as stomata. Okay, after they enter, ठीक है, so if we happen to, so these are stomatal pores. ठीक है, these are present in the leaves, these are stomatal pores through which the carbon dioxide part will enter. clear है? okay. तो ये आपका भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया। ठीक है, this is going
वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, अभी वाटर जो है तो सॉइल से अब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। दिस वाटर विल पास थ्रू द सेल्स ऑल द वे अप टू द लीव्स बाय अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। अभी सनलाइट भाई साहब है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी आ चुका है, H2O ऑलरेडी है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हैं, दीज आर बेसिकली क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर व्हाट, दे आर पार्ट्स ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स एक बॉडी होती है एनिमल प्लांट सेल में, और उसी के पार्ट हैं ये क्लोरोप्लास्ट। दे विल हैव द colored pigment called chlorophyll, ठीक है। So chlorophyll present in the chloroplast absorbs the radiant energy from the sunlight, ठीक है, and when light energy enters inside, water molecules split up into hydrogen and oxygen। तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिकली स्पिट अप हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स का स्पिट अप होना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है ग्लूकोज, ठीक है। सो दैट इज द रीजन इट इज रिक्वायर्ड दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट अप। तो वाटर मॉलिक्यूल्स देखो स्प्लिट अप हो गए ये, ठीक है। दिस रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये जो वाटर का स्प्लिट अप हुआ, इस वाटर के स्प्लिट अप होने से एटीपी रिलीज होती है, अरे यार, ठीक है। इस वाटर के स्प्लिट अप होने से भाई साहब, ये जो वाटर आपका स्प्लिट अप हुआ यहाँ पे, ठीक है, इसमें एटीपी रिलीज होगी, ठीक है। और यही एटीपी क्या करेगी भाई साहब, वही एटीपी क्या करेगी, वाटर वेपर, ये आपका एटीपी रिलीज हुआ, ठीक है, इस वाटर के स्प्लिट अप से, ठीक है, ओके। और यही भाई साहब वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट्स, दे आर गिवन आउट थ्रू द स्टोमाटा, ठीक है। ऑक्सीजन हम सबके लिए यूजफुल है, ठीक है, एंड वाटर ऑफ कोर्स, ठीक है, दे आर गिवन आउट थ्रू द स्टोमाटल ओपनिंग्स। सो हाइड्रोजन एंड वाटर एंड oxygen both will move out through the stomatal openings which is present in the leaves. Through the stomatal openings carbon dioxide enters and through the stomatal openings water and oxygen are released as well, ठीक है। इसलिए देखो हमको सबको तो ऑक्सीजन मिलता ही है प्लांट से, दैट इज समथिंग नोन टू अस, बट व्हेन यू स्पेशली इन दिस हॉट वेदर, अगर आप किसी शेड के नीचे खड़े रहेंगे, ठीक है, और आप किसी प्लांट के नीचे या ट्री के नीचे खड़े रहेंगे, the possibility is that you will feel cooler under the tree rather than under a shade. Why? Because आपका continuously water is being lost, तो water vapor loss हो रहा है, इसके वजह से the environment under the tree will be a little cooler, ठीक है। Reaction for photosynthesis we all know, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose, water and oxygen. Water and oxygen which are released here are going out into the atmosphere through the stomatal openings. Are we clear through this one people? यहाँ तक भाई साहब क्लियर है? चलिए भाई साहब, the steps of photosynthesis do not take place one after the other immediately. बहुत सारे steps हैं और बहुत धीरे धीरे होते हैं ये, ठीक है। So जैसे डेजर्ट प्लांट्स में देखो, डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। क्यों ऐसा रहता होगा? क्योंकि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा लीव का, उतने ज़्यादा स्टोमाटल ओपनिंग्स होंगे, और उतने ज़्यादा स्टोमाटल ओपनिंग से चलो कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गया, लेकिन उतने ज़्यादा स्टोमाटल ओपनिंग से वाटर भी रिलीज होगा, एंड डेजर्ट प्लांट्स कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वाटर, दैट्स द रीजन देयर लीव्स गेट कन्वर्टेड इनटू थॉर्न्स और पाइन्स, ठीक है। सो दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, ठीक है, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स का। तो द कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन द नाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो ये स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि भाई साहब सुबह के टाइम पे, जैसे सुबह के टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोमाटल ओपनिंग्स ओपन अप, कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स इन, और फिर फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वाटर मिल रहा है, दोनों चाहिए ना। यहाँ पे इन लोग क्या करते हैं, रात को स्टोमाटल ओपनिंग्स ओपन अप, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू ओपन द स्टोमाटल ओपनिंग्स इन द डे, बिकॉज वैसा पूरा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दे ओपन अप इन द नाइट सो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स, और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रखते हैं। जैसे हमने अभी फूड नहीं बनाना है, तो आप क्या करेंगे भाई साहब, भाजी वजी जो भी लाएंगे फ्रिज में ठूस के रख देंगे, तो ये एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म, ठीक है। देन ड्यूरिंग द डे टाइम द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, और वही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई साहब, एंड कन्वर्टेड इनटू फूड, ठीक है। दिस इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, क्लियर है। सो द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैपेंस ड्यूरिंग द डे, हाउएवर इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डेजर्ट प्लांट्स हैपेंस ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है।
and convert it into glucose. कहाँ हो रहा है ये? ओके, सो अभी हम भाई साहब विल सी मोर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. अरे वाह, व्हाट इज रेस्पिरेशन? ठीक है, रेस्पिरेशन जनरली वी फील दैट रेस्पिरेशन इज व्हाट टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, इट इज नॉट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ठीक है, जो जैसे गाड़ी में अगर आप तेल भरते हैं तो वो तेल से ही गाड़ी चल रहा है, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो पेट्रोल या डीजल आप गाड़ी में भर रहे हो वो बर्न आउट हो रहा है and that is producing energy. So we are also stuffing inside us carbohydrates. These carbohydrates need to burn, तभी जाकर हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ये एनर्जी डिफरेंट एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज में काम आएंगी. ठीक है, सो दिस एनर्जी विल बी यूज्ड इन डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज. हाउएवर, हाउ विल दिस फूड बर्न? विद द ऑक्सीजन दैट वी आर टेकिंग इन. जो भी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उससे ये फूड की बर्निंग होगी. ठीक है, सो रेस्पिरेशन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. अगर हम देखेंगे, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो आपका एक जनरल प्रोसेस हो गया. ठीक है, सो इफ यू कंसिडर दिस इज ऑक्सीजन विच इज टेकिंग इन एंड दिस इज पासिंग इन टू द लंग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो हमारे पूरे बॉडी से, मतलब जो हमारे पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड है वो जमा होता है लंग्स से, एंड दिस इज बेसिकली थ्रोन आउट. क्या हो गया भाई साहब? What is happening? Hang हो गया ये. So oxygen is taking in, passes into the lungs. Carbon dioxide which is released is going out of the lungs. ठीक है? No, this is not respiration. This is breathing. ठीक है? अगर हम breathing बोल रहे हैं, breathing is just a part of respiration. Taking in of oxygen and releasing carbon dioxide is not respiration. ठीक है? It is a part of respiration. ठीक है? Breathing is a part of respiration. It involves only exchange of gases. However, respiration क्या है भाई साहब? पूरा का पूरा जो oxidation of food होगा. Oxygen enters the lungs through breathing. ठीक है? Oxygen enters the lungs through breathing. So this will enter the lungs through breathing. From the lungs, oxygen enters the blood. तो ये हमारा ब्लड में एंटर होता है और फिर वापस हार्ट में जाता है, और हार्ट फिर उसी को पूरा पूरा पंप आउट करता है. ठीक है, सो इट एंटर्स द ब्लड. ठीक है, सो ब्लड व्हेन इट इज पंपिंग, तो दो चीज़ें में ब्लड जा रहा है, एक तो पूरे शरीर में और प्लस आपके लंग्स में भी जा रहा है. लंग्स में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, फिर से वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है, और फिर से वही हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई हो रहा है. सो ब्लड इज द ओनली ट्रांसपोर्टिंग मीडियम इन आवर बॉडी. ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विथ न्यूट्रिएंट्स एज वेल. तो हमने देख लिया भाई साहब, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं विलाई में, और विलाई से वो ब्लड में आ जाते हैं. ठीक है, फ्रॉम देयर दे एंटर द ब्लड. यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन जो दूसरा एस्पेक्ट है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का भाई साहब बर्निंग होना जरूरी है, तो ये ऑक्सीजन एंटर हो गया हमारे ब्लड में. ठीक है, हमारे ब्लड में, हमारे पूरे बॉडी में सेल्स होते हैं, और ये सेल्स डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अलग अलग सेल्स. ठीक है, दे परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज. सो इन एवरी सेल वी विल हैव माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि फॉर फंक्शनिंग एवरी सेल वुड नीड एनर्जी, और इस एनर्जी को प्रोड्यूस कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, ये पावर हाउस है सेल का, और यहाँ पे सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो ये ग्लूकोज भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया में आता है. कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? ब्लड से आ रहा है. ठीक है, सो ब्लड से ये सब सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है. इनसाइड द सेल ऑक्सीजन एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया. तो ऑक्सीजन भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है. ठीक है, in the mitochondria food is broken down with the help of oxygen to release energy in the form of ATP, which is adenosine triphosphate. ठीक है, this is adenosine triphosphate. Carbon dioxide and water vapor are given out as byproducts. तो ये आपके बाई प्रोडक्ट्स हो गए भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ठीक है, they are given out through breathing. They are given out through breathing. Depending upon the presence or absence of oxygen, ठीक है, रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स. एक होता है आपका एरोबिक और दूसरा होता है आपका अनएरोबिक. ठीक है, जो रेस्पिरेशन आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको हम एरोबिक बोलते हैं. जनरली आप अभी किस टाइप के रेस्पिरेशन को कर रहे हैं? एरोबिक. तो यू आर इनटू एरोबिक रेस्पिरेशन. कभी कभी जब आप बहुत हैवी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, व्हेन यू आर रनिंग, ठीक है, और मे बी यू आर प्लेइंग अ स्पोर्ट, तो आपके मसल का एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है. ऑब्वियसली यू हैव टू रन, ठीक है, व्हाटएवर. तो
तो आपके मसल का एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। जब आपके मसल का एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो नॉर्मल इनटेक ऑफ ऑक्सीजन से उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम पूरा नहीं कर सकते, तो वहां पे एक दूसरा टाइप का रेस्पिरेशन चालू होता है जिसको हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, इस अनएरोबिक रेस्पिरेशन से, ठीक है, आपकी एटीपी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है उसको हम कॉम्पनसेट करते हैं। ठीक है, मसल्स में इस अनएरोबिक रेस्पिरेशन के चलते एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, आपने देखा रहेगा जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, एक बार अगर गेम ओवर हो गया है या वॉट एवर एक्सरसाइजेज दैट दे हैव डन, उसके बाद उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या उनके जो कोचेस होते हैं वो बोलेंगे भाई साहब स्ट्रेचिंग करो। ठीक है, यू अंडरस्टैंड वाई दे आर स्पेसिफिकली टोल्ड टू डू स्ट्रेचिंग, क्योंकि स्ट्रेचिंग आपने इतना एक्सरसाइज वगैरह कर लिया है कि आपके मसल्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है और उस अनएरोबिक रेस्पिरेशन के चलते प्रोड्यूस हुई है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड पूरे फैल जाएगा, और अगर नहीं कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन योर जॉइंट्स, एंड अगर ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता रहेगा तो आपके जॉइंट्स को करोड करने लगेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो अभी हो सकता है when they arrive at an age of 60 or 65 they are not able to walk or they are not able to sit properly. In spite of spending their entire life in sport activities, one thing that they have regularly missed out is doing proper amount of stretching, because of which this lactic acid got accumulated in their different joints and this was a killer. अभी धीरे धीरे उनका भाई साहब, तो एक नॉर्मल इंसान जिसने शायद खेल कूद नहीं किया रहेगा वो फिट है, मतलब कम से कम चल फिर सकता है, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन जिसने अपने सारा ताउम्र जिसने अपना स्पोर्ट्स में बिताया है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इट इज गुड फॉर हेल्थ, बट एट द सेम टाइम यू डू प्रॉपर स्ट्रेचिंग एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेस्पिरेशन को देखेंगे। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज एरोबिक एंड द अदर वन इज अनएरोबिक। So the one that happens in the presence of oxygen, जो normal respiration है, that is called aerobic respiration. Anaerobic respiration, ये आपका aerobic हो गया, ठीक है, which happens in the presence of oxygen. In the absence of oxygen, that is known as anaerobic respiration. तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, जब हमारी मस्कुलर रिक्वायरमेंट एनर्जी की बढ़ जाती है, ठीक है, मसल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तब हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है भाई साहब। ठीक है, ओके, क्या कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो हर समय एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हो? यस, ठीक है, जैसे ईस्ट है, देखिए ईस्ट इज बेसिकली, ईस्ट जिसको आप अलग अलग चीज़ों से अलग अलग टाइप के खाने बनाते हो, ठीक है, वो आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, उस अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एक डायरेक्ट प्रोडक्ट है आपका अल्कोहल, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। ठीक है, तो ईस्ट जो है तो फर्मेंटेशन से आपका अल्कोहल रिलीज होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे समझना है कि भाई साहब ऐसे दो टाइप से रेस्पिरेशन होता है और दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हालांकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत कम एटीपी प्रोड्यूस होता है। द अमाउंट ऑफ एटीपी और एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज प्रोड्यूस्ड इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज फार लेस देन दैट प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा देखिए एक हमारा जो इनटेक कैपेसिटी है ऑक्सीजन का वो लिमिटेड है, दो ही नाक है ना भाई साहब। तो भाई साहब अगर अचानक से तुम्हारा एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गया है तो 2 के 4 नाक तो नहीं हो जाएंगे, या 2 के आपके 8 लंग्स तो नहीं हो जाएंगे। सो देयर इज नो वे इन विच यू कैन कॉम्पनसेट फॉर द एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी मतलब क्या, ज़्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट्स बर्न हो, ठीक है, ज़्यादा तेल, जैसे अगर आप स्पीड बढ़ाओगे गाड़ी की भाई साहब ज़्यादा तेल खपत होगी, है कि नहीं? अगर स्पीड बढ़ाओगे तो ज़्यादा तेल लगेगा उसमें, ठीक है, बिकॉज जितना ज़्यादा तेल बर्न आउट होगा उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। वैसे ही आपके बॉडी का भी मैकेनिज्म है भाई साहब, ठीक है। इनफैक्ट योर बॉडी का जो मैकेनिज्म है दैट इज फार 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 बेटर देन एनी व्हीकल विच हैज़ बीन डिजाइन। आपका बॉडी का जो यूटिलाइजेशन है एनर्जी का दैट इज फार फार, रेस्पिरेशन को सबसे एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस माना गया है और आज तक हम ऐसा कोई भी मशीन डिजाइन नहीं कर पाए हैं ह्यूमनली जो रेस्पिरेशन के क्लोज भी आ सके, ठीक है, रेस्पिरेशन के क्लोज भी आ सके। वी हैव नॉट बीन एबल टू डिजाइन एनी मशीन इन टर्म्स ऑफ एनी कार, ऑटोमोबाइल और एनीथिंग, ठीक है, विच कैन कम क्लोज टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इतना एफिशिएंट प्रोसेस है, ठीक है। Okay, so one happens in the presence of oxygen and the other happens in the presence of absence of oxygen,
एरो दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, ऑब्वियसली भाई साहब, अन एरो दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ एयर. So phases of respiration, we saw that breathing is a part of respiration. It involves only exchange of gases. Breathing भाई साहब respiration का एक पार्ट है. इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, बस इतना ही है. But it is a part of respiration. ठीक है, it is not the entire process of respiration. Actually, respiration involves the energy, release of energy inside the cell. So we can call it as a cellular respiration. तो आपके सेल के अंदर ही होगा ये. अभी क्या हो रहा है देखो, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स आ गए, हमने देखा न्यूट्रिशन के एक प्रोसेस से हमारे ब्लड में क्या आता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. अभी ब्लड में और क्या आ गया भाई साहब, आपका ऑक्सीजन भी आ गया, क्योंकि ब्लड लंग्स से होता हुआ जा रहा है और आपके स्टमक में जो विलाई है वो फूड ऑब्जर्व करके भाई साहब ब्लड में डाल रहे हैं. तो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन आ गया. अभी इसका क्या करेगा ब्लड भाई साहब, ये ब्लड जो है तो पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है, तो आपके हर एक सेल के आजू बाजू से ये ब्लड गुजर रहा है, कैपिलरीज से गुजर रहा है और वहाँ से एक्सचेंज हो रहा है. तो आपका जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरा वेस्ट है वो भी ब्लड में चला जाता है, और जितना भी आपका हार्मोन्स है या आपके न्यूट्रिएंट्स हैं या ऑक्सीजन है वो सेल्स में चले जाते हैं. अभी इन सेल्स में भाई साहब ये होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस. सेल्स में क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स आया इसका भाई साहब बर्निंग होता है, और इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ये सेल के लेवल पे होता है. ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट रेस्पिरेशन हैज टू फेजेस. वन इज ब्रीदिंग, ठीक है, एंड द अदर वन इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. एक तो आपने भाई साहब ऑक्सीजन लिया या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, दैट इज वन फेज, एंड द अदर फेज इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहां पे आपके न्यूट्रिएंट्स या कार्बोहाइड्रेट्स का एक्चुअल बर्निंग हो रहा है. कहां पे होगा, ये सेल्स के लेवल पे होगा, और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ठीक है, सो रेस्पिरेशन के दो फेजेस हो जाएंगे. ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ठीक है, आप भाई साहब अगर सांस लेना है तो ठीक है, हम सांस बंद किए तो रह नहीं सकते. ठीक है, आपने 2-4 दिन खाना नहीं खाया, व्हाट विल हैपन आफ्टर द 5th or the 7th day, a person has higher possibilities of meeting his or her death, right? Because the person has not consumed food, but he is still breathing. ठीक है, अगर ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन होता तो वो प्रोसेस तो कंटिन्यू है, लेकिन द पर्सन विल नॉट बी एबल टू सस्टेन हिज और हर लाइफ. व्हाई? बिकॉज सेल्यूलर रेस्पिरेशन भाई साहब नहीं हो रहा है. अभी क्या हो रहा है, फूड नहीं है. फूड नहीं है तो भाई साहब ऑक्सीडेशन किसका हो, ऑक्सीडेशन अगर नहीं हो रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी. अगर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो एक एक करके जितने भी सेल्स हैं आपके बॉडी के या किसी भी बॉडी के जो सेल्स हैं, दे विल स्टार्ट मैल फंक्शनिंग एंड दे विल स्टार्ट डाइंग आउट, एंड फाइनली द पर्सन विल मीट हिज और हर डेथ. ठीक है, सो इफ यू डोंट टेक ब्रीदिंग और इफ यू डोंट अंडरगो ब्रीदिंग, ऑब्वियसली you will not be able to sustain your life because oxygen is of primary requirement. But if cellular respiration is not happening, then also the person will lose his or her life. ठीक है, till the time we have enough of fats. ठीक है, फैट्स हमारे स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं. जब तक हमारे बॉडी में कुछ फैट्स रहेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होता रहेगा, एक टाइम पे वो भी ख़त्म हो जाएंगे. जैसे किसी बैंक डिपॉजिट में कोई अगर आपका फिक्स डिपॉजिट भी ख़त्म हो गया तो भाई साहब लोग रास्ते पे आ जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज. ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपका इंटरनल रेस्पिरेशन है. तो रेस्पिरेशन के दो फेजेस हो गए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. ठीक है, हियर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ पर्टिकुलर पाथवे. ठीक है, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर. ठीक है, एंड हियर देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बिकॉज नाउ द फूड दैट यू हैव एक्चुअली टेकन इन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड and ATP has been formed, adenosine triphosphate भाई साहब फॉर्म हो चुका है. ठीक है, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो रेस्पिरेशन जो आपका सेल्यूलर लेवल पे होता है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया. और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल. ठीक है, क्या हो रहा है, ओके, सो इन कंटिन्यूएशन. So now let us study breathing, that is exchange of gases in detail. ठीक है, breathing is a part of respiration. First we will study exchange of gases in animals. ठीक है, so exchange of gases in animals, different animals have different organs for respiration. ठीक है, for example देखो कभी कभी जैसे हमारे organs जो हैं वो fixed हैं. ठीक है, we are fixed, मतलब हमारे में एक ही चेंज होता है और एक ही टाइम पे होता है. ठीक है, when we are in the mother's womb, मतलब बच्चा जब पैदा नहीं हुआ है, he or she is not breathing. ठीक है, वो सांस नहीं लेते हैं.
मालूम है क्या? देयर लंग्स आर नॉट फंक्शनल। जब कोई माँ के पेट में बच्चा होता है, ठीक है, तो वो उसका लंग्स फंक्शनल नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए तो भाई साहब जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो खुद से रो दिया तो ठीक है, वरना डॉक्टर्स उसको पीट पीट के रुलाएंगे, क्योंकि उसका रोना ज़रूरी है। उसका रोना एक इंडिकेशन है, जैसे ही वो रोएगा तो उसका सांस चलेगा, मतलब उसका लंग्स फंक्शनल हो जाएगा। अ बेबी हैज़ टू क्राई द मोमेंट ही और शी इज़ ब्रॉर्न, दैट इज़ द एंटायर प्रोसेस। अगर वो नहीं रोता है तो उसको मार मार के रुलाएंगे, क्योंकि ब्रीदिंग आपका नहीं हो रहा है, मतलब माँ के पेट में द अम्बिकल कॉर्ड से ही ऑक्सीजन जा रहा है, सो लंग्स आर नॉट फंक्शनल, ठीक है। अम्बिकल कॉर्ड से ही भाई साहब सारा न्यूट्रिएंट्स जो है वो चला जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन से लेकर सारा न्यूट्रिएंट, सारा डेवलपमेंट विदाउट ब्रीदिंग हुआ है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो वहाँ पे पूरी हो रही है, ठीक है। सो अ पर्सन टिल इन ह्यूमन बींग्स टिल द टाइम अ पर्सन इज नॉट बॉर्न और इनसाइड द मदर्स वूम, उसका भाई साहब लंग्स फंक्शनल नहीं होता है, ठीक है। क्या अभी देखो, जैसे अगर आप यू गो टू फ्रॉग्स की स्पीशीज़ में, तो वो जब पैदा होते हैं टैडपोल्स होते हैं वो, ठीक है, वो एक्वेटिक होते हैं। सो इन दैट केस दे आर एक्वेटिक और उनका ब्रीदिंग सिस्टम अलग होता है। वंस दे डेवलप इनटू अ फ्रॉग दे कैन ब्रीथ। अगर उस टैडपोल को उठाकर तुम ज़मीन पर रख दो मर जाएगा, ठीक है, लेकिन फ्रॉग मरेगा नहीं, वो पानी में भी ब्रीथ कर सकता है और वो लैंड में भी ब्रीथ कर सकता है, ठीक है। तो जैसे फिशेस को उठाकर तुम अगर लैंड पे रख दोगे तो वो नहीं ब्रीथ कर, दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन देयर लाइव्स बिकॉज देयर एंटायर सिस्टम इज डिजाइंड इन सच अ वे सो एज टू टेक ऑक्सीजन ओनली फ्रॉम वाटर, गिल्स वगैरह का जो भी सिस्टम है, ठीक है। सो हर एक एनिमल का एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सबकी है, ठीक है, everybody would need oxygen, but the way it has been taken may change during the course of life or may remain the same, ठीक है। Okay, so different animals have different organs for respiration. For example, aquatic animals respire through gills. इनके भाई साहब गिल्स होते हैं, ठीक है। So the gills are sophisticatedly designed in order to take the oxygen from the water. अभी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई साहब ऑक्सीजन जो है तो एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 21% है, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू स्टे इन अ रूरल प्लेस और इन एन अर्बन प्लेस। सो दैट इज मोर देन एनफ फॉर अस टू सस्टेन आवर लाइफ्स, ठीक है। ऑक्सीजन इन वाटर इज फार लेस सोल्यूबल, ठीक है, उसका 11 to 12% होता है। तो इसीलिए ब्रीदिंग रेट्स इन फिशेज आर वेरी हाई, मतलब उनका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो हमसे हाई होता है, क्योंकि उनको एक ही साइकिल में ज़्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन उनके पास कम है क्योंकि वो वाटर के एनवायरनमेंट में है, ठीक है। सो एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायर थ्रू गिल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जनरली रेस्पायर थ्रू लंग्स, ठीक है, एंड एम्फीबियंस एनिमल्स रेस्पायर थ्रू स्किन एज वेल एज लंग्स, ठीक है। तो इनका भाई साहब स्किन और लंग्स दोनों से होता है, ठीक है, क्लियर है। सो फर्स्ट वी विल लर्न द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एक्वेटिक एनिमल्स। सो ऑल एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है इन वाटर उसको यूज करते हैं, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच लोअर देन दैट इन एयर, और अगर कुछ और चीजें आ जाती हैं भाई साहब तो और कम हो जाता है। जैसे अगर आप देखोगे आपको यू नो इफ यू आर रनिंग एन इंडस्ट्री एंड इफ यू आर रिलीजिंग हॉट वाटर इनटू अ पॉन्ड और अ स्ट्रीम, you can be arrested because that's a severe damage that you are causing to the environment. Understand this, you are not releasing polluted water, you are just releasing water, लेकिन उस वाटर का टेम्परेचर हाई है। अगर गर्म पानी आप रिलीज कर रहे होंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस इन अ पॉन्ड और अ स्ट्रीम, दैट इज बेसिकली अ वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर में, ठीक है, ऑक्सीजन भाई साहब डिजॉल्व है किसमें, वाटर में। अभी ये वाटर के पार्टिकल्स और यहाँ पे ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं, ऑलरेडी कम है। अगर आप भाई साहब इसको हीट कर दोगे तो दिस यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा तो भाई साहब ऑक्सीजन निकल जाएगा। आप ऐसे भी वाटर को कभी भी हीट करते हो, आप ऐसे भी अगर वाटर को हीट करते हो तो आपको बबल्स दिखते हैं ऐसे। व्हाट आर दीज बबल्स? बेसिकली दीज आर बेसिकली डिजॉल्व्ड गैसेज विच आर देयर इन वाटर। वो भाई साहब बबल्स फटाफट उड़ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई गर्म पानी रिलीज करेंगे किसी पॉन्ड या स्ट्रीम या वेल में, वेल तो छोड़ दो, किसी लेक में, सो व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर विल राइज एंड दिस विल डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एंड दिस विल बी वेरी हार्मफुल टू द एक्वेटिक लाइफ आउट देयर, ठीक है। सो ये एक दिस इज द रीजन व्हाई
you should not be releasing hot water. So the amount of oxygen available is much lesser than air. ठीक है, तो यहाँ पे एयर में जितना ऑक्सीजन है और वाटर में जितना ऑक्सीजन है भाई साहब ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ठीक है, ओके. So what will happen? Hence the rate of breathing is faster in aquatic elements. तो वो मतलब उनको जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कम वाला ऑक्सीजन है उसको ले सकें, है ना भाई. ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो ले सके, इसके लिए उनका ब्रीदिंग रेट हायर होना चाहिए. ठीक है, तो स्पीड ऑफ ब्रीदिंग इज हायर इन एक्वाटिक एनिमल्स. ठीक है, फर्स्ट टेक फिश टेक इन ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू द माउथ एंड रिलीज इट थ्रू द गिल्स. तो आपका भाई साहब फिश में होता क्या है, ये जो आपका वाटर है ये इनके अंदर जाता है. ठीक है, एंड फिश टेक इन ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू द माउथ एंड रिलीज इट ओवर द गिल्स. ठीक है, तो ये गिल्स से क्रॉस होता है. दीज आर गिल्स. Through the gills, oxygen from the water enters the blood and carbon dioxide from the blood enters the water. तो ये गिल्स बेसिकली एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे आपका ये जो इनटेक किया है इन्होंने अभी तक वाटर का, इस वाटर से ऑक्सीजन निकल के इनके ब्लड में जाएगा और इनके ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहीं से बाहर आ जाएगा. इट इज सेम एज द फंक्शन ऑफ लंग्स इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, इट्स द सेम एज द फंक्शन ऑफ लंग्स इन ह्यूमन बींग्स. इसीलिए फिशेस को अगर आप बाहर रख दोगे दे विल डाई आउट बिकॉज their entire system is designed in taking in water. ठीक है, the entire system is designed in taking in water. उसी वाटर से भाई साहब वो ऑक्सीजन निकाल सकते हैं और उसी वाटर में ये कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द गिल्स ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, इनफैक्ट इनकी वाटर पे डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि आप एक फ्रेश वाटर के फिश को अगर मरीन वाटर में रिलीज कर देंगे या मरीन वाटर के फ्रेश फिश को फ्रेश वाटर में रिलीज कर देंगे, इट विल बिकम डिफिकल्ट टू सस्टेन देयर लाइव्स. क्योंकि भाई साहब मरीन वाटर और फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट में डिफरेंस है एंड अकॉर्डिंगली देयर बॉडीज आर इक्विप्ड. ठीक है, फ्रेश वाटर के फिशेस विल जनरली पेरिश इफ दे आर रिलीज्ड इन मरीन वाटर एंड द वाइस वर्सा विल हैपन फॉर. ठीक है, ओके. सो थ्रू द गिल्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर enters the blood and carbon dioxide from the blood enters the water. ठीक है, तो भाई साहब ये ऑक्सीजन आया ट्याव. ठीक है, और भाई साहब ये गिल्स में दिस वाटर कंटेन अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही वाटर में रिलीज हो जाएगा. ठीक है, और एक प्रॉब्लम है कि अगर समझ लो जैसे आप देखोगे ना गांव खेड़े में देयर इज दिस ग्रोथ. अगर बहुत ज़्यादा वाटर समझ लो कोई पॉन्ड है. ठीक है, इस पॉन्ड में अगर वो जो वाइल्ड ग्रोथ होता है वो अगर होने लगे, ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी वेरी हार्मफुल फॉर एक्वाटिक लाइफ. वाई? बिकॉज भाई साहब ये अभी वाटर डिजॉल्व जो ऑक्सीजन रहेगा उसको ले लेंगे और फिश के लिए ऑक्सीजन नहीं रहेगा. ठीक है, दिस इज ऑल्सो डेंजरस. ठीक है, सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन. ये भाई साहब डिफ्यूजन से होता है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन वाटर एज कंपेयर टू ब्लड, सो ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड. तो आपका भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड में एंटर कर जाएगा एक्वाटिक एनिमल्स के. ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन ब्लड एज कंपेयर टू वाटर, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द वाटर. ठीक है, जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उधर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो होना. एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, द वंस दैट लिव इन लैंड. ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. सिंपल. ठीक है, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स आर डिफरेंट बट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉमन. अलग अलग ऑर्गन्स हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर है उनका, बट डिफ्यूजन का प्रोसेस कॉमन है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, हमारे ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन शुड बी लेस, ओनली देन द ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड विल कम इन. ठीक है, द ऑर्गन्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट मोर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. अभी देखो जैसे यहाँ पे हमारे लंग्स हैं. ठीक है, लंग्स में ट्रैकिया है, तो ये आपका जो ब्रोंकियोल्स है इनके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए देखो ऐसी एलोवुली है. ठीक है, ये एलोवुली क्या करती है भाई साहब, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगा. ठीक है, मोर इज द सरफेस एरिया मोर विल बी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, सो द ऑर्गन्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया. पहले तो देखो ये ट्रैकिया भाई साहब 2 में डिवाइड हुआ, फिर ये 2 का 4, 4 का 8, ऐसा करते करते हजारों में. ठीक है, these are basically sacs, air sacs which are known as alveoli, and these are huge in number because they happen to increase the surface area of absorption.
ठीक है, मोर इज द नंबर, मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन, ठीक है। बट दीज स्ट्रक्चर्स आर डेलिकेट, सो दे आर प्लेस्ड विद इन द बॉडी, ठीक है। Okay, let's continue. The process of respiration in human beings occurs through a special system, and this special system is basically known as respiratory system, ठीक है। So ये आपका process हो गया, this system is known as human respiratory system consists of nostrils, ठीक है, then we have the pharynx, ठीक है, then we have the larynx, ये सारे आपके respiratory system के part हैं। We have the voice box, ठीक है, ये आपका voice box है basically। Then we have the trachea. This trachea basically is the windpipe. इसीलिए बोला जाता है भाई साहब, ये जो आपका ओपनिंग है ना यहाँ पे, ठीक है, ये मतलब ऐसा है, देखो ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपका विंड पाइप और ये वाला जो फेरिंग्स है ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। होगा क्या जगह, इसलिए बोला जाता है ना, आप खाते खाते बातें मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि जब आप खाना खा रहे हैं तो ये लिड ओपन हो रहा है, ये लिड ओपन हो रहा है, और अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे तो विंड जाएगा इसमें से, ठीक है। वी आर टॉकिंग बिकॉज देयर इज अ गश ऑफ एयर, तो ये जैसे ही जाएगा भाई साहब तो इट विल चोक अप, ठीक है। कभी कभी ऐसा ऐसा हुआ है, कभी आपके नाक से रोटी का टुकड़ा निकला हो? नहीं, ओके, नहीं, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, ठीक है। अगर आप खाते खाते बात कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो जब आप ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो ऐसा होता है ना, ऐसा नाक में आ रहा हो, ऐसा एक डकार आती है और नाक में आ रहा हो ऐसा, ठीक है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये जो पाथवे है आपका इस तरह से ज्वाइन हुआ है कि जैसे ही आप बात करने की कोशिश करोगे, ऑब्वियसली देयर विल बी अ गश ऑफ एयर एंड द सेम टाइम द फूड इज कमिंग डाउन, ये भाई साहब फ्रक से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इट विल पास और इट माइट चोक यू अप एनीवेयर, ठीक है। सो फेरिंग्स ट्रैकिया हो गया भाई साहब ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली द ब्रोंकाई, और इस ब्रोंकाई का भाई साहब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप। और देखो भाई साहब कितनी ब्रांचिंग होगी, यहाँ पे आपको कम दिख रहा है, ये तो सिर्फ डायग्राम के पर्पसेस के लिए है, लेकिन इतनी ब्रांचिंग आपकी एल्वेली में एंड होगी कि उसका सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब इस लंग का चप्पा चप्पा जो है इसका भाई साहब कवर हो गया है एल्वेली से, ठीक है। एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस एंटायर लंग पीस हैज बीन कवर्ड बाय दीज एल्वेली व्हिच विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक है। दीज आर ब्रोंकियोल्स, ठीक है। सो अगर आप देखोगे इसका, अगर हम looking at the head part of it, तो this is basically the nostrils through which the air enters, opening of the nose, ठीक है। और ज़्यादा डायग्राम देख लेते हैं। ओह देखो ये हेयर है कि नहीं, उंगली डालो तो you can feel this, right? Why do we have this hair out here? In order to trap any सारे जितने भी आपके धूल मिट्टी जा रहे हैं उसमें ट्रैप हो जाएं, ठीक है। So air passes through these nostrils, ठीक है। If you look at this entire thing, ठीक है, inside the passage there are fine hair which will basically thin, which are thin and air gets filtered by the fine hair, एक छन्नी की तरह है ये, ठीक है। air becomes moist and warm as well, air का moist and warm होना बहुत ज़रूरी है before it actually enters and passes through the bronchi, ठीक है। inside the nose there are special mucus secreting cells, उंगली डालोगे भाई साहब जो पिलपिला सा निकलता है वो आपका है भाई साहब म्यूकस, ठीक है। सो वॉट एवर इज दिस इज बेसिकली म्यूकस। सो इनसाइड द नोज देयर आर स्पेशल म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, ये कंटिन्यूस सिक्रीट होंगे, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल होते हैं ये, दे सिक्रीट म्यूकस विच ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स, तो डस्ट पार्टिकल्स आपके ट्रैप हो जाते हैं। आपको जब सर्दी या जुकाम होता है तो नाक से जो वो निकलती है वो बेसिकली म्यूकस ही है। सो म्यूकस आपके बॉडी से ही जनरेट हो रहा है, सर्दी जो तो अचानक से आपके बॉडी में ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों बढ़ जाएगा? आपको जब सर्दी जुकाम हुआ है तो म्यूकस प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड, व्हाई? अभी आपके नाक से कुछ बह रहा है क्या? नहीं ना, बट सर्दी जुकाम में होता है, राइट? व्हाई विल इट इंक्रीज? व्हाई विल इट इंक्रीज? जो आपके नाक से निकल रहा है ना वो आपके बॉडी का ही पार्ट है, जो आपका बॉडी एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा है, ठीक है। व्हेन यू आर इन्फेक्टेड व्हाट विल हैपन, ये म्यूकस क्या होता है, ये बैक्टीरियाज को ट्रैप करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है। ये अभी जो हमारे नाक में नॉर्मल है, ठीक है, ये बैक्टीरियाज को बेसिकली ट्रैप कर रहा है, ये चिपचिपा सा है और इसमें ट्रैप हो जा रहे हैं। तो जब आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आपके लेवल बढ़ जाती हैं तो आपके बॉडी का मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली ज़्यादा म्यूकस जनरेट करेगा, और कभी कभी हमारे ही बॉडी की चीज़ें हमारे लिए खतरनाक बन जाती हैं, ठीक है। कभी कभी इतना ज़्यादा म्यूकस जनरेट होने लगता है कि आपके ब्रोंकाइज या ब्रोंक्यूल्स में वहाँ पे जाम होने लगता है,
और तभी भाई साहब इंसान का कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोरोना में यही हुआ था। वाई वेर पीपल डाइंग आउट? बिकॉज देयर जो उनके भाई साहब लंग्स में ब्रोंकियोल्स हैं, दे आर गेटिंग चोक्ड अप विद दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ म्यूकस विच इज़ गेटिंग जनरेटेड। इतना ज़्यादा उनका इन्फेक्शन फैल रहा है कि ये म्यूकस भी उतना ही ज़्यादा फैलेगा। जितना ज़्यादा लेवल का इन्फेक्शन उतना ज़्यादा म्यूकस फैलेगा, और जितना ज़्यादा म्यूकस फैलेगा तो म्यूकस फैलते फैलते एक ऐसे स्टेज पे आ जाता है कि हम ही को चोकअप कर देता है, हमारी बॉडी का फ्लूइड हम ही को चोकअप कर देता है। जैसे HCl है भाई साहब, आपके बॉडी में HCl नॉर्मली जनरेट होता है, ठीक है। जबरदस्ती का ठूसोगे ये वो दुनिया भर का, तो क्या होगा, ज़्यादा HCl जनरेट होगा और वही HCl एसिडिटी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। सो इफ वी आर नॉट इन अ कंट्रोल एनवायरमेंट, आवर बॉडी फ्लूइड्स इटसेल्फ विल एक्ट अगेंस्ट अस, ठीक है। तो ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है, दिस इज बेसिकली म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। ये आपके डस्ट पार्टिकल्स है, तो ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, म्यूकस में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स द नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। देन वी हैव द फेरिंग्स, देन वी हैव द लैरिंग्स विच इज द वॉइस बॉक्स, ठीक है। ट्रैकिया, विंड पाइप, ठीक है। सो द ट्रैकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच इंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स, ठीक है। आपने कभी खाली पाइप देखा है भाई साहब? खाली पाइप में भाई साहब पानी जा रहा है जब तक, तब तक तो वो भाई साहब ऐसा इंटैक्ट रहता है। पानी अगर नहीं जा रहा है तो उसके पिचकने के चांसेस हैं, है ना भाई साहब, ठीक है। तो इसीलिए हमारे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका ट्रैकिया है, इसमें ऐसे पाइप्स रहते हैं, ठीक है। ये कार्टिलेज होता है, मतलब क्या होता है, ये चिपक ना जावे, अगर ये पिचक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो देर इज कार्टिलेज इनसाइड देम, ठीक है। द ट्रैकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच इंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। ये भाई साहब, भाई अगर पिचक गया ये, तो अभी एयर पासेज नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। तो भाई पाइप में अंदर ही अंदर कार्टिलेज है, ताकि वो पाइप की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे और प्लस ये भी इंश्योर हो कि वो कोलैप्स ना हो रहा हो। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आपके पाइप के अंदर कुछ नहीं है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इट माइट कोलैप्स, ठीक है। सो दिस शुड नॉट हैपन, ओके। सो द ट्रैकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, बहुत इंपॉर्टेंट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच इंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स, ठीक है। देन वी हैव द ब्रोंकाई, ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप, तो यहां पे भाई साहब ब्रांच हो गया, ठीक है, ओके। देन वी हैव द ब्रोंक्यूल्स, फर्दर ब्रांचिंग, तो काफी ब्रांचिंग होगी भाई साहब, और इस ब्रांचिंग का एक ही पर्पस है कि सरफेस एरिया बढ़े, सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन बढ़े, ठीक है। देन वी हैव फाइनली द एल्वेओली विच आर स्मॉल बलून लाइक एयर सैक्स, ठीक है। दीज आर स्मॉल बलून लाइक एयर सैक्स inside the lungs. These are the respiratory organs. We have the diaphragm. अभी ये diaphragm क्या होता है, जब हम हमारे ब्रीदिंग रेट के ऊपर है, ये ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। ये डायफ्राम करता क्या है, एक तो थोरैसिक कैविटी को हमारे एब्डोमेन के साथ सेपरेट करता है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये सेपरेशन, क्योंकि ये नीचे जो प्रोसेस चल रहा है, आपके स्टमक में जो डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, इट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। सो दे आर फंक्शनिंग एज एब्सोल्यूट डिफरेंट यूनिट्स बिकॉज ऑफ द डायफ्राम। और डायफ्राम भाई साहब आपके चेस्ट कैविटी को, थोरैसिक कैविटी को क्या करता है, आपका मतलब व्हेन यू आर रिलीजिंग एयर इट बिकम्स द वॉल्यूम इंक्रीजेस, व्हेन यू आर टेकिंग इन एयर द वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। द लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी, सो एनीथिंग अबव द डायफ्राम इज द थोरैसिक कैविटी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द चेस्ट पोर्शन, थोरैसिक कैविटी, ठीक है। सो ये पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, थोरैसिक कैविटी। दिस इज नोन एज द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी विल इंक्लूड द हार्ट एज वेल, ठीक है। इस पोर्शन में जो कुछ भी आएगा वो उसको इंक्लूड करेगा, ओके। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस। व्हेन वी ब्रीद इन आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम एंड एज अ रिजल्ट चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो भाई साहब क्या हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी विल इंक्रीज, द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी विल इंक्रीज, ठीक है। व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। तो हमारा डायफ्राम देखो ऐसा है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये जो डायफ्राम है ये नीचे जाएगा, तो हमारा थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है व्हेन वी ब्रीद इन, ठीक है। ऑब्वियसली एयर इज कमिंग इन, सो ऑब्वियसली हमारे चेस्ट कैविटी का या थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। इट विल इंक्रीज, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वेओलाई। तो एयर भाई साहब फोर्स से अंदर आएगा। क्या सांस लेने के प्रोसेस में आप कॉन्शियस हैं? नहीं ना भाई साहब, वो तो ऑटोमेटिकली चल रहा है। कैसे? वैसा सांस अंदर अपने आप जा रही है।
Are you even conscious that you are breathing? No, you are not, right? It is happening whether you are sleeping or whether you are awake, it doesn't matter. Okay, so why is it happening? It is an automatic process because the moment the thoracic cavity increases, air is forced in. आप हवा लेना चाहे या ना लेना चाहे, it will go in. ठीक है, because of this air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. तो आपके expanded alveoli में air जबरदस्ती का fill हो जाएगा. ठीक है, this diaphragm goes down, thoracic cavity का भाई साहब वॉल्यूम बढ़ गया and air is forced into the lungs. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होगा. So let's look at a cross section of the lungs. This is basically the bronchi. This is branches of windpipe. Okay. Then we have the bronchioles. These are branches of bronchi. And finally we have the alveoli, which are the air sacs. Okay. And they have a large surface area. These are balloon-like sacs. Okay. Alveoli, the thin walls of the alveoli are closely surrounded by a network of blood capillaries. अभी देखो ये जो blood capillaries है ना, इतने thin होते हैं. ये हमारे blood के capillaries हैं. ठीक है, ये ब्लड के कैपिलरीज हैं और इनको सराउंड करके रखते हैं. तो एल्वेओलाई से जो ऑक्सीजन है ये ऑटोमेटिकली ब्लड में आ जाता है. ठीक है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. हमारे हार्ट ने क्या किया है, पंप किया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पूरा शरीर में हमारा जब खून दौड़कर फिर हार्ट में जाता है तो दैट इज लूजिंग इट्स ऑक्सीजन कंटेंट. उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया है, राइट. उसने ऑक्सीजन सब सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वापस हार्ट में पहुंचता है. तो इट इज बिकमिंग अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है भाई साहब लंग्स में, हार्ट ही पंप करता है. और ये आपका ब्लू ब्लड है देखो. और अभी इसमें क्या होगा, ये अभी एल्वेओलाई के पास जाएगा, एकदम एक थिन सा मेम्ब्रेन है. तो एल्वेओलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है तो ये डिफ्यूज होगा हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और ये रेड ब्लड हो जाएगा. देखो फिर से ये आपके हार्ट में जाएगा और ये हार्ट ही फिर से पंप करेगा. आर वी गेटिंग दिस पीपल? तो what happens is deoxygenated blood from the heart is pumped into the lungs. Since it runs into the lungs around the alveoli or air sacs, the oxygen from the air sacs actually goes into the blood and again this blood enters the heart. Clear है? Okay. These are very very thin blood vessels. ठीक है, अभी हम देखेंगे भाई साहब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है. ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑक्सीजन एंटर्स द लंग्स एंड देन इनटू द एल्वेओलाई. तो आपके ब्रीदिंग में ऑक्सीजन भाई साहब लंग्स में एंटर होता है एंड देन इनटू द एल्वेओलाई. ठीक है, तो ये आपका देखो ऑक्सीजन है. द एल्वेओलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज व्हिच कंटेन ब्लड. ये एल्वेओलाई भाई साहब आपके ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड है. ठीक है, व्हिच कंटेन ब्लड. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? देखो यहाँ पे सेल्स हैं, ये आपका कैपिलरीज हैं, इसमें से ब्लड जा रहा है. तो देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं ना जिनमें ब्लड ऐसा टंकी की तरह रहता है और उसमें भाई साहब उनके सेल्स को डुबोया जाता है और सेल्स बाहर निकलते हैं. ठीक है, ऐसा होता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है, लेकिन हमारा ऐसा एक्सचेंज नहीं है. मतलब देखो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सारे ऑर्गेनिजम्स में है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं भाई साहब जिनके सारे सेल्स उनमें डूबते हैं और फिर निकलते हैं. ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है. हमारे इसमें ऐसा नहीं होता है. हमारे इसमें कैपिलरीज में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है और ये भाई साहब ये कैपिलरीज की जो वॉल्स है ना बहुत थिन होती है जिसमें आराम से एक्सचेंज हो सकता है डिफ्यूजन से, और वैसा ही होता है. ठीक है, दिस इज हाउ द डिफ्यूजन हैपेंस. देखो कैपिलरी कैसे एक सेल को, ये आपका एल्वेओलाई है देखो, और ये कैपिलरीज देखो, ये आपका ब्लू ब्लड है विच इज बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आफ्टर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट बिकम्स रेड. मतलब कलर उसका चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा दिखाया गया है. ठीक है, सो ये आपका भाई साहब दिस इज बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट गोज बैक इनटू द हार्ट एंड फ्रॉम इट द हार्ट इट इज रीपम्प्ड इनटू द बॉडी. ठीक है, सो ये आपका एल्वेओलाई का फंक्शन है. ठीक है, सो कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन. ठीक है, सो इफ यू लुक इनटू द कैपिलरीज दीज आर बेसिकली एक्सट्रीमली थिन. दीज आर द ब्लड वेसल्स. देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता जाएगा. ठीक है, द हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसीज ऑफ द ब्लड अब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज. ठीक है, हेमोग्लोबिन की भाई साहब एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए. हेमोग्लोबिन एक ऐसा कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करता है. अगर आप देखोगे जो हमारे आरबीसीज होते हैं, ठीक है, आरबीसीज ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करें इसके लिए उसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है. ठीक है, मतलब इट इज़ अ न्यूक्लियस लेस सेल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस है वो यूटिलाइज हो ऑक्सीजन के लिए. ठीक है, जैसे समझो कोई गाड़ी है आपकी भाई साहब. ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ व्हीकल दैट यू हैव. ऑब्वियसली एक पैसेंजर व्हीकल है, मतलब यहाँ पे लोग बैठते हैं. अगर इसको आपको
मतलब गुड्स के लिए ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सीट वगैरह निकाल कर रखने पड़ेंगे। उस सीट निकालोगे तो उसमें ज़्यादा माल भर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें आपने क्या कन्वर्ट कर दिया, एक पैसेंजर व्हीकल को अपने गुड्स व्हीकल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। सो दैट द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस नाउ इज नॉट बीइंग टेकन ओवर बाय सीट्स, तो कि आप ज़्यादा माल भर सके उसमें, है ना। तो सीट्स पहले स्पेस ले रहा था और काफ़ी सारे जो मतलब खाली रह जाता था स्पेस, ठीक है। अभी आपने सीट्स को निकाल दिया और उसमें वी हैव मेड अरेंजमेंट सो दैट यू कैन स्टफ इन मोर ऑफ गुड्स, ठीक है। इसी तरह से हमारे सेल्स में आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन कैरियर है, ब्लड में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भाई साहब पूरे शरीर को है। तो इसीलिए आरबीसीज में अभी देखो, अगर सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस ही सेल का बहुत सारा हिस्सा ले लेता है, ठीक है। ये इस तरीके का है, गुड्स व्हीकल नहीं है, पैसेंजर व्हीकल है, ठीक है। तो न्यूक्लियस ही भाई साहब सेल का बहुत बड़ा हिस्सा ले लेगा। अभी अगर मुझे इस न्यूक्लियस को मैं भगा दूं तो इस न्यूक्लियस की जगह बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन ठूसा जा सकता है। इसीलिए एज एन एक्सेप्शन, ठीक है, इन आवर बॉडी आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस सो दैट दे कैन कैरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसीज में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं भाई साहब हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी, ठीक है। तो ये फटाक से खींचता है ऑक्सीजन को अपनी तरफ, ठीक है। हेमोग्लोबिन का एक डिसएडवांटेजेस पार्ट ये है कि जितना इसका ऑक्सीजन के लिए है भाई साहब, उससे ऑलमोस्ट 400 गुना ज्यादा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है, ठीक है। इसीलिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के एनवायरनमेंट में कोई भी है वो मर जाएगा, दैट पर्सन विल डाई, ठीक है। द पर्सन विल नॉट डाई बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, ठीक है। द पर्सन विल डाई बिकॉज द ब्लड कैरीज आरबीसी और आरबीसी में होता है हेमोग्लोबिन। लेकिन हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी से ऑलमोस्ट 400 गुना ज्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी, ठीक है। जिसके लिए अभी क्या होगा, हेमोग्लोबिन अभी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन ही नहीं करेगा, वो सारा का सारा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करने लगेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड को हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है, वी नीड ऑक्सीजन, ठीक है। सो अ पर्सन मोर लाइकली इज सपोज टू डाई इफ इज इन द एनवायरमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ज़्यादा देर के लिए रहेगा तो सारे बॉडी में सिर्फ अभी कार्बन मोनोऑक्साइड ही हो जाएगा, देयर विल बी नो अदर ऑक्सीजन, ठीक है। खैर, सो द हेमोग्लोबिन प्रेजेंट